Welcome to the third video on working capital requirement. Today we'll estimate the requirement of the working capital. हम लोग इसके लिए 4 methods हैं. आज we'll discuss the first method, the percentage of sales method, and second one is regression analysis method. Forecast कर रहे हैं हम लोग working capital को. इसका मतलब ये है कि एक्चुअल वर्किंग कैपिटल नहीं है, ये एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल है कि हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ सकती है. और हर एक कंपनीज जो है वो स्टार्टिंग में ये देखती हैं कि हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में. सो हम इस वीडियो में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट की जा सकती है. आज हम पहले फर्स्ट मैथड डिस्कस करेंगे. The first method, we all know the working capital is a lifeblood of every business. It is a nervous center of a business, and no business can work successfully without the working capital. We all need some funds to run the business. I'm estimating, I'm using the word again, estimate. Estimate का मतलब है हमने देखना है कि हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी. जो हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की, हो सकता है वो अलग हो और जो एस्टिमेटेड है वो अलग हो. तो इसके लिए मैं फर्स्ट मेथड यूज करूंगी, दैट विल इज द परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड. इस मेथड के हिसाब से जो वर्किंग कैपिटल है वो डिपेंड करती है किसी कंपनी की सेल के ऊपर. इसका मतलब करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो है वो डिपेंड करती हैं कंपनी की परसेंटेज ऑफ सेल्स में. इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है. इसका मतलब है जैसे जैसे सेल बढ़ती है वैसे वैसे वर्किंग कैपिटल बढ़ती है. जैसे जैसे सेल कम होती है वर्किंग कैपिटल जो है वो कम होती है. इसका मतलब इन दोनों में लीनियर रिलेशनशिप है. लीनियर रिलेशनशिप का मतलब है दोनों एक ही तरह से मूव करते हैं. दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर. एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है इन दोनों के अंदर. इसे समझने के लिए we'll have a particular solved example. Let's just have a very simple view of what the statement says. The statement says the company has the following assets and liabilities. I'm talking about the current assets and the current liabilities of a company. एक फिक्स एसेट्स लेस डेप्रिसिएशन है, इन्वेंट्रीज है, सन्ड्री डेटर्स है, कैश एंड बैंक है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, 8% डिबेंचर्स है, रिजर्व एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म लोन्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है. The sale for the first year is rupees 10 lakh and the sale for the second year is 12 lakh. We are required to calculate the working capital requirement for the second year. And we assume that there is a linear relationship between sales and the working capital. इसे कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज लेंगे. हम बाकी चीजों को इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, वी वांट टू ओनली कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल, वी डोंट वांट टू कैलकुलेट द फिक्स्ड एसेट्स. सो मेरा पहला पॉइंट हम इसमें क्या लेंगे, इन्वेंट्रीज, सन्ड्री डेटर्स, कैश एट बैंक. विल इग्नोर इक्विटी शेयर कैपिटल क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है. डिबेंचर्स को भी इग्नोर करेंगे और हम उसके अलावा लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स. Now let's start this. सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि जो फर्स्ट ईयर की सेल है वो क्या है, 100% है और उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे बाकी चीजों को. वैसे ही हम सेकेंड ईयर की सेल को भी 100% मानेंगे और उसके बेसिस के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे बाकी करंट एसेट कितनी है या करंट लायबिलिटीज कितनी है बाय यूजिंग द यूनिटरी मेथड. अब देखिए इस क्वेश्चन में सेल क्या थी फर्स्ट ईयर में. हमारी फर्स्ट ईयर में सेल थी 10 लाख. सो मैंने यहां लिख दिया द सेल ऑफ द फर्स्ट ईयर इज रुपीज 10 लाख. सेल ऑफ द सेकेंड ईयर वाज 12 लाख. दिस इज 12 लाख. मैंने आपको कहा कि हमने इसे 100% एज्यूम करना है, तो ये क्या बन गई 100. क्लियर. फॉर द फर्स्ट ईयर ऑल्सो इट इज 100, फॉर द सेकेंड ईयर ऑल्सो इट इज 100. अब हमने कैश एंड बैंक बैलेंस निकालना है. हमारे पास यहाँ कैश दिया हुआ है, आप देखिए ये कैश है 10,000. It is 10,000 rupees. तो हमने क्या किया, 10,000 upon sales into 100. So हमारा एक फॉर्मूला हो जाएगा. The formula will be that is any asset divided by sales multiplied by 100. So हमारा ये फर्स्ट ईयर का क्या बन गया, it is 1%. तो हम इसके बेसिस के ऊपर सेकेंड ईयर को एस्टिमेट करेंगे. 1% of 12 lakh it will be 12,000. I think it is clear. अब हम बात करते हैं सन्ड्री डेटर्स की. इस कंपनी के सन्ड्री डेटर्स हैं 70,000. यही फॉर्मूला लगाइए और इसे कैलकुलेट करिए. इट इज 70,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख. नो इट्स नॉट 10 लाख, इट्स 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 7. सो इट विल बी अगेन 7%. Similarly 7% of 12 lakh will be 84
20,000. We'll now calculate the inventories. The inventories will be 1 lakh. 1 lakh upon the same figure, that is 10 lakh, multiplied by 100, it is 10%. I think it was 10 lakh. मैं गलती से करोड़ बोल गई, it is 10 lakh. Similarly, 10% of 12 lakh, it will be again 12 lakh. 1,20,000. अब हमने इन दोनों को ऐड कर लेना है. दोनों साइड्स को ऐड करो, हमारे टोटल करंट एसेट्स बने 1,80,000. अगले साल ये बने 2,16,000. वैसे हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, हमें ऑलरेडी दे रखे हैं इस क्वेश्चन में. सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 80,000. हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000 लिए, उसकी परसेंटेज निकाले. दिस टर्न्स आउट टू बी 8%. अब हम यहाँ पे सेकेंड ईयर में निकालेंगे 8% ऑफ 12 लाख. ये कितना हो गया? 96,000. सो अब हमारे पास क्या आ गए? टोटल लायबिलिटीज आ गई दोनों साइड्स की. इट इज 80,000, इट इज 96,000. अब हमने क्या निकालना है? इससे वर्किंग कैपिटल निकालनी है. फर्स्ट ईयर में कितनी बनेगी? इट विल बी, यू विल सब्ट्रैक्ट बोथ. 1,80,000 में से 80,000 निकाल दीजिए, ये 1 लाख बन गया. वैसे अब हम सेकेंड ईयर में आते हैं. सेकेंड ईयर में भी निकाल दीजिए. 2,16,000 में से 96,000 निकाल दीजिए. दिस टर्न्स आउट टू बी 1,20,000. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे कंपनी की सेल बढ़ी, वैसे वैसे उसकी जो वर्किंग कैपिटल है वो भी बढ़ गई. पहले वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए थी? 1 लाख. अगले साल में ये कितनी है? 1,20,000. Now we'll start with the second method, that is your regression analysis method, जो आपने ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा वैसे, पर फिर भी we'll repeat and revise this formula. ये फॉर्मूला भी बेस्ड है कि सेल्स और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में क्या रिलेशनशिप है. सबसे पहले हम फॉर्मूला इक्वेशन को याद करेंगे. द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a प्लस bx, where the word y stands for the working capital requirement of a company. और ये कौन सा वेरिएबल है? ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है ये डिपेंड करता है कंपनी की सेल्स के ऊपर. वैसे A है, A is the intercept of least square, B is the slope of regression line, and where the word X stands for sale, which is your independent variable. इसे निकालने के लिए हमें दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है. ये कौन कौन सी इक्वेशंस हैं? फर्स्ट इज समेशन y इज इक्वल टू एन ए. एन का मतलब है नंबर ऑफ द ईयर्स, प्लस बी समेशन x. दूसरी इक्वेशन है समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन x प्लस बी समेशन एक्स क्यूब. अब हम इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए, इसे प्रैक्टिकली सॉल्व करने के लिए विल हैव एन अदर क्वेश्चन फॉर द सेम. हमें डेटा दे रखा है कंपनी का 5 सालों का, 2008, 9, 10, 11, 12 एंड 13. हमने कैलकुलेट करना है 13 एंड 14 का डेटा. अब कंपनी की जो सेल है वो है 60 लाख और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वर्किंग कैपिटल है 12 लाख. सिमिलरली नेक्स्ट ईयर 80 लाख एंड 15 लाख, एंड इट इज 120 लाख एंड 20 लाख, 130 लाख, 21 लाख, 12-13 में है 160 लाख एंड 23 लाख. हम लोगों ने एस्टिमेटेड सेल दे रखी है हमें 13-14 की, वो है 2 लाख रुपीज ओनली. हमने फोरकास्ट करनी है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है कंपनी की. इसे फोरकास्ट करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे रिग्रेशन लाइंस के साथ. तो सबसे पहले हमारी सेल है, आपको मैंने भी बताया था हमारी जो सेल है हम उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड एक्स. तो यहाँ पे मैंने इसको सेल को लिखा है एक्स. जो वर्किंग कैपिटल है उसे हमने किससे रिप्रेजेंट करना था? इट ऑट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड वाई. ये हमें डाटा दिया हुआ है एक्स एंड वाई. फिर लिखिए, राइट डाउन द ईयर्स 8, 9, 10, 11, 12, 13. आई थिंक इट इज क्लियर. हमने सेल्स लिख देनी है 5 सालों की, 60 लाख, 80 लाख, 1,20,000, 120 लाख, 130 लाख एंड 160 लाख. सिमिलरली यहाँ पे हमने लिखनी है 12, 15, 20, 21 and 23. All these figures are in lakhs. So we must write here rupees also and in lakhs. ये इंपॉर्टेंट है कि हम हमेशा जो फिगर जिस चीज में है वो हमें मेंशन करना चाहिए. सो वी मस्ट मेंशन इट इज इन रुपीज एंड इन लैक्स. अब हमने सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने क्या निकालना है. हमें किस किस चीज की जरूरत है? हमें जरूरत है नंबर 1 समेशन वाई की. समेशन वाई का मतलब है इन सब की वैल्यू को ऐड कर लेना है.
सो हमने इन सबको ऐड करा तो दिस टर्न्स आउट टू बी 91. 12, 15, 20, 21 एंड 23, ये कितना हो गया 91. अब मुझे एक जरूरत है समेशन एक्स की. समेशन एक्स का मतलब है इन सबको ऐड कर दिया 60, 80 एंड सो ऑन, ये आ गया 550. अब हमने लेना है समेशन एक्स वाई. एक्स वाई का क्या मतलब है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है. 60 मल्टीप्लाइड बाई 12 720, 80 मल्टीप्लाइड बाई 15 1200 एंड सो ऑन. हमने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया. दिस टर्न्स आउट टू बी 10730. अब हमने लेना है एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का मतलब है सेल्स का स्क्वायर. 60 का स्क्वायर कितना हो गया 60 होल स्क्वायर, इट इज 3600. सिमिलरली 80 का स्क्वायर 6400. सिमिलरली 20, 21 एंड 23 हमने इनको ऐड कर लिया. दिस टर्न्स आउट टू बी 66,900. अब हम क्या करेंगे, इस डेटे को लेके हम इन इक्वेशंस में दो वैल्यूज पुट करेंगे. हमारी इक्वेशंस क्या थी, समेशन y इज इक्वल टू na प्लस b समेशन x. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. दूसरी इक्वेशन बनी समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर. हमने ये वैल्यूज पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में. जब हमने वैल्यूज पुट करी तो y की वैल्यू क्या है, सी हियर इट इज 91. विल राइट हियर 91. n कितना था, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, काउंट करो 1 2 3 4 एंड 5. सो योर n विल बी 5. यहां मैंने लिखा हुआ है n5, आपने 5 लिख दिया. a और b को हमने कैलकुलेट करना है. b हमें नहीं पता, समेशन x हमें पता है, ये 550 है. सिमिलरली हमारी जो समेशन एक्स वाई है सेकेंड इक्वेशन है, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी. अब मैथमेटिक्स का रूल है, हमने दो चीजों को आपस में कट करना है. कट करने के लिए हमने क्या किया, हमने या तो a को बराबर बनाना है या b को बराबर बनाना है. अब a को बराबर बनाने के लिए हमने क्या किया, जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 110 के साथ. ये मल्टीप्लाई करिए और एड सब्ट्रैक्शन करने के बाद यू विल हैव अ वैल्यू ऑफ b विच इज 0.1125. अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में. अब आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिए. सॉल्व करने के बाद यू विल हैव अ वैल्यू ऑफ a. आफ्टर दिस आप इन दोनों वैल्यू को पुट करिए इक्वेशन में. द वैल्यू विल टर्न आउट टू बी दिस. हमें कंपनी की सेल दे रखी हुई है, वो कितनी है 200. तो इससे हमें क्या पता चल जाएगी, y का मतलब है वर्किंग कैपिटल. सो विद दिस फॉर्मूला यू आर एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द वर्किंग कैपिटल विद द हेल्प ऑफ द सेल यूजिंग द रिग्रेशन एनालिसिस मेथड. Okay, this is all for the day. We'll discuss tomorrow the next method, next two remaining methods. Thank you very much.